हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है एवं इसका उपयोग कहाँ पर होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देता है, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो चलिए इसको हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है चित्र 7 श्रेणी क्रम में संयोजन। ओके, तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? तो जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का क्या होता है, जो दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का क्या होता है पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं एवं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा एवं तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, इस क्रम को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर केवल 3 ही प्रतिरोध को डिनोट किया गया है। ओके, तो इस क्रम को क्या आवश्यकता अनुसार क्या हम लोग बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, हम लोग बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ओके, इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवश्यकता अनुसार सेल स्विच एवं धारामापी जोड़ देता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो पहले प्रतिरोध की क्या होता है पहले सिरे से एवं अंतिम प्रतिरोध का क्या दूसरे सिरे के मध्य क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित मीटर हो गया, स्विच हो गया, इसी प्रकार से विद्युत सेल। अर्थात इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवश्यकता अनुसार से स्विच एवं धारामापी जोड़ देते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, दिए गए चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चित्र में क्या है, जो R1, R2 एवं R3 को क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यदि कोई अकेला प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। ओके, अब ये तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार से यदि कोई अकेला प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। कैसे? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है R=R1 + R2 + R3। ओके, तो यहाँ पर R क्या होगा, इसी को तुल्य प्रतिरोध या फिर परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर R का मान कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। ओके, यहाँ पर R1 का R2 और R3 का मान कितना मान लीजिए 2 है। अर्थात R1 का मान भी कितना है, 2 है, R2 का मान 2 है और R3 का मान 3 है। और जो केवल R का मान जो कितना है, इसका 6। अर्थात इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 6 = 2 + 2 + 2, या फिर लिख सकते हैं R क्या होगा, R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीनों प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 तीनों की योग का जो प्रतिरोध क्या है वह R के प्रतिरोध के समान है। तो इस प्रकार से हम लोग R को क्या कहेंगे, इसको तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यदि कोई अकेला प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो अकेले प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। ओके, यदि ऊपर दर्शाया चित्र 7 में विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I हो, तो समान विद्युत धारा I प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, तो I है।
ओके, तो इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा सभी में क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, सभी सीरीज कॉम्बिनेशन अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो सभी में क्या समान विद्युत धारा है वह प्रवाहित होगा। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बिंदु के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बिंदु के बीच का जो विभवांतर था, जो विभव में अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है V1, V2 एवं V3 सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका विभवांतर भी अलग अलग होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध क्या है जो श्रेणी क्रम में जुड़े, जैसे कि R1, R2 एवं R3 जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका जो विभवांतर भी होगा वह अलग अलग होगा। ओके, यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2 है, प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 है, तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल IR। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम अनुसार क्या होता है, जो V किसके समानुपाती होता है, V होता है वह I अर्थात विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात विद्युत विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओके, तो इस वजह से हम लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, समानुपाती के स्थान को हटाने के लिए हम लोग R अर्थात प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ओम के नियम अनुसार यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर यदि प्रतिरोध क्या R1 का विभवांतर V है, प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2 है एवं प्रतिरोध R3 का विभवांतर V है, तो ओम के नियम अनुसार हम लोग कह सकते हैं V इक्वल क्या होगा, IR। अतः V1 के लिए क्या होगा, IR1 होगा, V2 के लिए IR2, इसी प्रकार से V3 के लिए क्या होगा, IR3, समीकरण नंबर 1। ओके, परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध की विभवांतर का जोड़ होता है। ओके, तो जो श्रेणी क्रम में को जो कुल विभवांतर होता है वो क्या होता है, वह प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था, जो तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध R इक्वल किसका होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है कि कुल विभवांतर था V प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अर्थात यदि V का मान क्या मान लीजिए, यहाँ पर V का मान 15 लेते हैं, तो V1 V2 V3 तीनों का मिलाकर क्या होगा, इसका मान 15 होगा। जैसे कि इसका 5 लेते हैं, इसका 5, इसका मान, तीनों का जो वैल्यू कितना है, 15। ओके, तो इस प्रकार से क्या होगा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ऊपर दिए गए समीकरणों 1 और 2 द्वारा, ओके, तो समीकरण नंबर 1 और 2 के द्वारा हम लिख सकते हैं IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस R3। ओके, अब एक ऐसा, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने V1 का मान लिखा गया, V2 V3। ओके, तो जस्ट इसके मान को क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं। तो जैसे कि V से तात्पर्य क्या होता है, IR, तो यहाँ पर IR लिखे हैं। ओके, तो V1 का मान क्या है, IR1 है, V2 का मान IR2 प्लस V3 का मान क्या है, IR3। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा। उसके पश्चात लिख सकते हैं R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 कहाँ कैसे आया और यहाँ से I कहाँ का है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं IR इक्वल क्या है, सभी में क्या है, I कॉमन है, तो I को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात ये हो जाएगा IR1 IR2 एवं IR3। अब दोनों में क्या है, I कॉमन है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, I को क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा में इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बट्टी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा IR डिवाइडेड बाय I इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I आपस में कैंसिल हो गया, तो बचे क्या, R, अर्थात R इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका योग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जो परिणामी प्रतिरोध होता है वह उनका योग होता था। R किसके योग होता है, वह उस परिपथ में जितने जुड़े प्रतिरोध के योग होता है। श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध वह R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ओके, श्रेणी क्रम परिपथ की एक प्रमुख हानि, श्रेणी क्रम परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होता है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और
परिपथ का अन्य कोई अवयवी कार्य नहीं कर पाता। ओके, तो जो श्रेणी क्रम परिपथ का जो मेन हानि क्या होता है, तो इसका प्रमुख हानि यह होता है कि जब किसी परिपथ में क्या होता है, एक अवयव अर्थात एक कंपोनेंट्स कार्य करना बंद कर देता है, तो इस स्थिति में परिपथ में जितने भी कंपोनेंट्स उपस्थित होता है वह कार्य नहीं कर पाता। ओके, इसी प्रकार वोल्टमीटर व अमीटर का भी प्रतिरोध होता है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से वोल्टमीटर व अमीटर का भी प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अमीटर के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अमीटर को क्या है, परिपथ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है, क्योंकि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत कम होता है, इसलिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि कम धारा उसमें से प्रवाहित हो। परंतु जो वोल्टमीटर होता है इसको क्या किया जाता है, परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? ताकि उसमें से कम धारा वह प्रवाहित हो सके। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।